गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर पूनम गुगनेचा। आज अपने हिस्ट्री का आगे टॉपिक करेंगे। कल मौर्यकालीन सभ्यता से पूर्व की बात की और अब चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य जिन्होंने नंद वंश का नाश करके और मगध के जो राजा बने थे चंद्रगुप्त मौर्य, और ये एक महान राजा भी हुए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो मौर्य वंश के राजा थे, इन्होंने बौद्ध धर्म के बारे में और जैन धर्म के बारे में बहुत पढ़ा, और जैन धर्म को और बौद्ध धर्म को मानने वाले, इन्हीं में से कई जैन धर्म को और कई बौद्ध धर्म को मानने वाले भी राजा हुए हैं। चलो स्टार्ट करते हैं अपने चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश के जो संस्थापक थे, मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के संस्थापक थे, और घनानंद को पराजित करके इन्होंने मगध के राज्य बने थे। घनानंद, नंद वंश का जो अंतिम राजा था, घनानंद को पराजित करके और चाणक्य की सहायता से मगध के शासक, या वे यूं कह ले मौर्य वंश के प्रथम राजा चंद्रगुप्त मौर्य बने। अब क्या हुआ, मैंने अब पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि भरी सभा में कौटिल्य यानी चाणक्य को घनानंद ने अपमानित कर दिया। तो वहां से वे अपनी शिरा यानी चोटी को खोलकर निकले थे और कसम खाई थी कि जब तक मैं तेरा नाश ना कर दूं तब तक मैं अपनी शिरा को बांधूंगा नहीं। तो उन्होंने अब क्या किया कि घनानंद को चाणक्य कहते चंद्रगुप्त मिला कैसे? कहते क्या हुआ कि रास्ते में कहानी सी बता रही है कि एक रास्ते में ये जा रहे थे, और जैसे कहते मान लो ये मतलब अपने चाणक्य जा रहे थे रास्ते में, और जाते जाते क्या हुआ कि इन्होंने देखा, एक निगाह पड़ी इनको भी, एक खेल हो रहा है, एक ऐसा कोई खेल हो रहा है। और खेल में क्या है कि उस खेल का मैं तो नाम बता दूं, उस खेल का नाम है राजकिलम खेल। कौन सा खेल? राजकिलम खेल। अब उस खेल के अंदर क्या है कि एक शिकारी है, शिकारी बैठा, एक अंदर ये शिकारी है। शिकारी ने क्या किया कि एक भयंकर शेर को, बहुत बड़े एक भयंकर शेर को मतलब इसमें बंद कर दिया। अब उसने कहा, एक शिकारी ने एक चैलेंज दिया खुला भी, जो इस शेर को इस पिंजरे में से निकालेगा उसको एक बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा और ये बहादुर भी समझा जाएगा। अब चाणक्य देखने लगे कि इतना बड़ा एक भयंकर शेर जो पिंजरे में बंद है, इसे कौन निकाल सकता है? मुझे नहीं लगता कि इसे कोई निकाल सके। ये जो राजकिलम खेल है, ऐसे का ऐसा ये खेल रह जाएगा। तब क्या हुआ कि एक 13-14 साल का बालक आया और उस बालक ने कहा कि मैं इस खेल को खेलना चाहूँगा। शिकारी ने बोला कि देखो खेल सकोगे क्या? कहता हाँ मैं बिल्कुल खेलूंगा। उसने क्या किया, और चाणक्य देख रहे थे कि वो बच्चा इतना बहादुरी से कैसे कह रहा है, बाकी लोग इतने डर रहे हैं, सहमे हैं और दूर दूर भाग रहे हैं कि कहीं शेर को इसने मतलब पिंजरे से निकाल दिया तो हमें खा ना जाए ये शेर। तो लोग काफ़ी दूर दूर भाग रहे हैं, लेकिन दूर खड़े चाणक्य सब ये देख रहे थे कि देखो तो सही, ये बालक ये कह तो रहा है बड़ी बड़ी बातें कि क्या वास्तव में ये बातें करेगा भी क्या नहीं करेगा। तो उसने क्या किया, बालक ने चतुराई से देखा शेर को और एक जलती हुई मिसाल उसके पास ले गया, क्योंकि जो शेर था ना अंदर बना हुआ वो मोम का था। जैसे ही वो जलती हुई मिसाल उसके पास ले गया, जो शेर था वो पिघल के बाहर आ गया, पिघल गया वो। तो चाणक्य कहते कि इतना बुद्धिमान बच्चा, 13-14 साल का बच्चा इतना बुद्धिमान कि उसने ये खेल खेल लिया।
उसने शिकारी से बोला कि ये बच्चा कौन है, भी तूने इसको इनाम दिया, अब तू ऐसे कर भी तू मुझे ये बच्चा दे दे किसी तरीके से। तो उन्होंने क्या किया, शिकारी ने कहा कि अगर ये मैं बच्चे को मतलब अपना बना लिया, इसको मतलब जीत के लिए, इसे जीत भी दिया और इनाम भी दिया और मेरे साथ चलने के लिए तैयार भी है ये बच्चा, लेकिन मैं तब दूंगा जब आप मुझे इसके लिए कुछ धन दोगे, संपदा दोगे। तो उन्होंने क्या किया, इसे 1000 कोषा अर्पण दिए। चाणक्य ने उस शिकारी को 1000 कोषापर्ण दिए। कोषापर्ण उस समय की चांदी की मुद्राएं हुआ करती थी, चांदी की मुद्रा। और 1000 देके और चाणक्य को अपने साथ ले गए, वो चाणक्य को अपने साथ ले गए। वो अपने साथ किसको ले गए, 1000 कोषापर्ण देके शिकारी को और चाणक्य को अपने साथ ले गए। अब क्या कहते हैं कि जो चंद्रगुप्त मौर्य है ना, इसके बारे में, प्रारंभिक जीवन के बारे में इसका कुछ भी नहीं पता चलता। कई लोग तो ये कहते हैं कि इसको ही तो, इसे आपने पिछली बार पढ़ा था, इसको विष्पी भी बोला गया, यानी निम्न जाति का बोला गया। कई कहते हैं कि घनानंद के जो दरबार में है ना, मौर्य एक औरत थी और एक दासी थी उसकी, घनानंद की, और दासी और घनानंद के बीच में प्रेम प्रसंग हो गया और उसका नतीजा क्या हुआ कि इनका एक पुत्र हुआ चंद्रगुप्त। जनश्रुतियां हैं। और कई कहते हैं कि मौर्य, जहाँ मौर्य बहुत हुआ करते थे, एक राज्य था और वहां पे घनानंद ने आक्रमण कर दिया। जब आक्रमण किया तो मौर्य उस समय गर्भवती थी, तो इसके पति को तो मार दिया और ये भागती भागती आ गई और शिकारी के पास, उसी शिकारी के पास आ गई और अब वहां इसका प्रसव पीड़ा हुई और इसने बच्चे को जन्म दिया और शिकारी को देगी वो बच्चा, जो इसके खेल में इसकी हेल्प कर रहा था। तो कई लोग ऐसे जनश्रुतियां, ये नहीं पता चल रहा भी जो चंद्रगुप्त मौर्य भी कैसे है, इसके बारे में भी ज़्यादा अपने चर्चा नहीं करेंगे। तो अब इसका थोड़ा सा मैंने आपको इसका इतिहास बता दिया। और कहते चंद्रगुप्त मौर्य जब शासक बना तो इसके जो प्रधानमंत्री थे, नेक्स्ट अपने करते हैं इसी के साथ ही थोड़ा सा साफ करके, आई थिंक मुझे लगता है आपको ये समझ आ गई होगी, क्योंकि एक एग्जाम्पल से आपको अच्छी तरह ये समझ आ सकता है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के जो प्रधानमंत्री थे, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौन थे, पता ही है सबको, चाणक्य। कौटिल्य भी इनको बोलते हैं और विष्णुगुप्त इनका नाम था। तो क्या ये नाम नहीं थे इनके, अभी बताती हूँ आपको। चाणक्य जाति से थे, चाणक्य जाति से थे, इसलिए चाणक्य बोलते थे। कोटिल मतलब बहुत तेज बुद्धि थी, इसलिए कौटिल्य बोला जाता था। और विष्णुगुप्त इनका नाम था। ये तीनों का मिला के एक ही, चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त। और इन्होंने एक महान ग्रंथ लिखा था, महान ग्रंथ अर्थशास्त्र। क्या था उसका नाम, अर्थशास्त्र। एक बहुत बड़ा महान ग्रंथ इनका लिखा गया। अब नाम तो इसका अर्थशास्त्र है, लेकिन इसमें सारी राजनीति शास्त्र की बातें हुई हैं। नाम इसका घरानंद और इसके नंद वंश और मौर्य वंश के बारे में इसकी सारी बातें इसी के अंदर हुई हैं। अब कहते हैं कि कई लोग ना, अब हाँ, इसको क्या बोलते हैं, चंद्रगुप्त जो है इसे भारत का प्रथम ऐतिहासिक शासक भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, भारत का प्रथम ऐतिहासिक शासक। क्यों बोला जाता है, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य के बाद कहते क्रम रूप से कहते इतिहास लिखा गया, इसलिए इसे भारत का प्रथम ऐतिहासिक शासक भी कहा जाता है। और बहुत बार ये क्वेश्चन भी आ जाता है छोटे में, शॉर्ट्स में 2 नंबर का, कि भारत का प्रथम ऐतिहासिक शासक कौन है। तो उसका आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य, जो भारत का प्रथम ऐतिहासिक शासक है। और इसे भारत का प्रथम मुक्तिदाता भी कहा जाता है। भारत का क्या कहा जाता है, भारत का प्रथम मुक्तिदाता, मुक्तिदाता भी कहा जाता है। अब मुक्तिदाता क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसने जो यूनानी आ गए थे सिकंदर के बाद, सेल्यूकस, निकेटर, उसके बाद इन्होंने संबंध भी वैसे बना लिए, तो वो आगे चर्चा करेंगे। और उन्होंने सबको खदेड़ फेंका था और उसे मैत्री संबंध भी कर लिए थे इन्होंने, इसलिए इसे भारत का
कहते हैं प्रथम मुक्तिदाता भी कहा जाता है। और कई लोगों ना जो यूनानी लेखक है ना, इसे दो नाम इन्होंने दिए इसको, चंद्रगुप्त को यूनानियों ने। एक तो इसे दिया सैंड्रोकेट्स और एक एंड्रोकेट्स। क्या दिया एक सेंट्रोकेट्स और दूसरा नाम इसका दिया है एंड्रोकेट्स। किसको दिए ये दो नाम? चंद्रगुप्त मौर्य को। किसने दिए हैं? यूनानियों ने। यूनानियों ने किसको दिए हैं? चंद्रगुप्त मौर्य को इन्होंने दो नाम दिए हैं। अब जिन्होंने सेंड्रोकेट्स कहा है उनके नाम क्या है? वो फर्स्ट है स्ट्रैबी, सेंड्रो से स्ट्रैबी, जस्टिन और ऐसे ही एरियन, एरियन। ये ठीक से याद करो, स्ट्रैबी, जस्टिन और एरियन। और एंड्रोकेट्स इसको किसने नाम दिए हैं? एपियन और प्लूटॉक ने। किसके दिए? एपियन और प्लूटार्क। एपियन और प्लूटार्क, इन्होंने इसे सेंड्रोकेट्स और एंड्रोकेट्स। सेंड्रोकेट्स दिए स्ट्रैबी, जस्टिन और एरियन ने, और एंड्रोकेट्स दिए एपियन और प्लूटॉक ने। लेकिन 1793 ईस्वी में ना 1793 में जेम्स विलियम ने कहा कि जिसे आप सेंट्रोकेट्स और एंड्रोकेट्स कह रहे हो वो कोई और नहीं, वो तो हमारा चंद्रगुप्त है। तो उन्होंने क्लियर कर दिया कि ये कोई सेंट्रोकेट्स और एंड्रोकेट्स नहीं है। 1793 में जेम्स विलियम ने कहा कि ये हमारा क्या है? चंद्रगुप्त है। कई बार ये भी क्वेश्चन देखो बन जाता है कि किसने मतलब इसे चंद्रगुप्त माना था 1793 में? जेम्स विलियम ने। और सेंट्रोकेट्स किसने नाम दिए? स्ट्रैबी, जस्टिन और एरियन ने। और एंड्रोकेट्स किसने नाम दिए? एपियन और प्लूटॉक ने। और कौन थे ये? यूनानी थे। और विलियम जेम्स ने कहा कि जो मतलब इसको नाम दिया जा रहा है वो अपना क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट अपने आगे करते हैं इसके चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। फिर आगे थोड़ा सा है इसका विवाह और इसके थोड़े से युद्ध हैं। क्या हुआ कि चंद्रगुप्त मौर्य के जो समय में यूनान में जब सिकंदर की डेथ होगी उसके बाद कहते हैं वहाँ का जो शासक बना था वो था सेल्यूकस निकेटर। क्या था? सेल्यूकस निकेटर यूनान का शासक बना था सिकंदर के बाद। सेल्यूकस निकेटर का मतलब होता है जीतना, क्योंकि जब सिकंदर के बाद उसके मतलब आगे शासक बनने की बात आई तो कईयों ने युद्ध किए और उसमें सेल्यूकस जीत गया, इसलिए निकेटर जो है इसका मतलब होता है विजयी। निकेटर का मतलब है विजयी, विजय हो गया था ये शासक, इसीलिए इसका नाम सेल्यूकस इसका नाम था। निकेटर इसका युद्ध में जीतने के कारण यानी मतलब वंश को आगे बढ़ाने के लिए यूनानियों का, तो इसका नाम निकेटर रखा गया और विजेता की इसे उपाधि दी गई थी। और 305 ईसा पूर्व सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में क्या हो गया? युद्ध हो गया। इन दोनों के बीच में युद्ध हो गया। सेल्यूकस जो था वो चंद्रगुप्त पर युद्ध करना चाहता था और इसकी खबर किसको पता चल गई? चाणक्य को पता चल गया जो सेल्यूकस निकेटर है वो मगध आ रहा है और किससे युद्ध करने जा रहा है? चंद्रगुप्त मौर्य से। क्योंकि उस समय जो चाणक्य की गुप्त व्यवस्था थी ना बहुत चरम पर थी, बहुत बड़ी थी, और उन्होंने पता लगा लिया कि चाणक्य ने पता लगा लिया कि जो सेल्यूकस निकेटर है वो मगध आ रहा है किससे युद्ध करने के लिए? चंद्रगुप्त मौर्य से युद्ध करने के लिए वो इधर आ रहा है। तो जब चंद्रगुप्त मौर्य को पता चली ये बात तो उसने कहा कि वो क्या आ रहा है, हम ही चले जाएंगे वहां युद्ध करने के लिए, क्योंकि ये इतना बलवान था। उसने कहा वो क्यों आ रहा है, मैं ही चला जाऊंगा। तो ये अपनी सारी सेना को लेकर कहाँ चला गया? सेल्यूकस निकेटर के पास चला गया चंद्रगुप्त मौर्य। और क्या हुआ कि चंद्रगुप्त मौर्य जब यूनान पहुंचा ना
तो दोनों के बीच में युद्ध हुआ, और युद्ध में जो दोनों के बीच में क्या हुआ, सेल्यूकस निकेटर और इसमें युद्ध हुआ, और सेल्यूकस क्या हो गया, युद्ध में क्या हो गया, दोनों में प्लस में युद्ध हुआ, और युद्ध में क्या हुआ, सेल्यूकस हार गया। हार गया तो सेल्यूकस जब हार गया तो चंद्रगुप्त यूनान में ही रहा, और यूनान में रहने के बाद क्या हुआ, किसने कहा कि मुझसे क्या कर लो, चंद्रगुप्त से कहा, अपने भेजे अपने, इसने अपने चेले चपटे भेजे और कहा कि मुझसे संधि कर लो कैसे ना कैसे, क्योंकि इसे कहीं ना कहीं से पता चल गया कि ये तो एक महान मतलब राजा है, इतना महान, जो मैंने युद्ध की सोची थी, ये मेरे से पहले युद्ध करने कहाँ पहुंच गया, यूनान पहुंचे। इसने कहा संधि, तो चंद्रगुप्त ने कहा ना, मैं संधि नहीं करूँगा। तो उन्होंने कहा रुको, आप संधि तो करो, कुछ दिन रुको, आप विश्राम करो, रुको। तो क्या हुआ कि सेल्यूकस निकेटर ने क्या किया कि इसे महल बना दिए, एक महल में, इसको थोड़ा सा मैं बताऊँ आगे, इसका थोड़ा सा बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है इसकी शादी का। तो क्या हुआ कि इसे एक महल में, मतलब महल में चंद्रगुप्त मौर्य को एक महल में बैठा दिया, ये रहने के लिए कि तू इस महल में रह, और इस साइड में उसका अपना महल था। किसका महल था, सेल्यूकस का, चंद्रगुप्त मौर्य का। बीच में क्या था, एक बहुत बड़ा बाग था, बहुत बड़ा बाग था, बहुत बड़े पेड़ पौधे लगे हुए थे, ठीक है। और क्या हुआ कि इधर भी इसका गेट था और उस साइड उधर भी गेट था। तो जब महल से निकलते हुए इसने कहा भी मैं आराम करने के लिए कुछ टाइम घूमता हूँ, कहाँ घूमता हूँ, बाग में। तो सेल्यूकस निकेटर की एक पुत्री थी, सेल्यूकस निकेटर की एक पुत्री थी, क्या नाम था उस पुत्री का, उस सेल्यूकस निकेटर की पुत्री का नाम था एरियन, हेलेना, सॉरी हेलेना। तो इधर से तो ये गया अंदर बाग में, उधर से हेलेना चलेगी बाग में, और बीच में जाते 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 आपस में ये दोनों टकरा गए। जब हेलेना की खूबसूरती इसने देखी, किसने देखी, चंद्रगुप्त मौर्य ने, तो ये मंत्र मुग्ध हो गया, ये मतलब इसका क्या बताऊँ, मतलब दोनों में। तो इसने आते ही कहा, जैसे वापस चला गया उसको मिलते कहा, सेल्यूकस निकेटर के पास अपना दूत भेजा और कहा कि आओ संधि करते हैं। तो सेल्यूकस निकेटर हैरान कि जो शाम तक तो मान नहीं रहा था और सुबह उठते ही कह रहा है कि आओ और अभी आओ और संधि कर लो। तो क्या हुआ, सेल्यूकस निकेटर इसके पास चला गया संधि करने के लिए। किसके पास चला गया, चंद्रगुप्त मौर्य के पास संधि करने के लिए चला गया। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने कहा कि मैं संधि तो करूंगा लेकिन मेरी शर्तें हैं कुछ। कहता कौन सी शर्त है, कहता चलो पहली शर्त। उसने कहा कि पहली शर्त मेरी ये है कि मुझे, कहते मतलब सेल्यूकस निकेटर ने कहा कि अपनी पुत्री जो हेलेना है ना, हेलेना का विवाह मेरे से कर दे, भी हेलेना का विवाह करो मेरे से। उसने शर्त रखती कि हेलेना का विवाह मेरे साथ कर दे। तो उसने हेलेना का विवाह उसके साथ कर दिया। और हेलेना का विवाह करने के बाद उसने कहा कि दहेज स्वरूप मुझे क्या दोगे तुम। तो उसने कहा मांगो जो तुम मांगते हो। तो उसने 4 प्रदेश मांगे जो दहेज में। सबसे पहले काबुल, और दूसरा मांगा इसने कंधार, बलूचिस्तान, और हेरात। 4 प्रांत मांगे उसने। तो सेल्यूकस निकेटर ने बड़ी खुशी से, क्योंकि वो जानता था कि जो चंद्रगुप्त मौर्य एक महान शासक है, तो उसने जैसे ही मांगा और फटाफट उसने क्या कर दिया, हेलेना की शादी किससे कर दी, चंद्रगुप्त मौर्य से। चंद्रगुप्त भी प्रसन्न हो गए क्योंकि इतनी सुंदर जो थी वो लड़की, बहुत सुंदर थी, उसके साथ इसकी शादी कर दी। और बदले में काबुल, कंधार, बलूचिस्तान, हेरात भी ले लिए। अब चंद्रगुप्त मौर्य ने भी रिटर्न गिफ्ट उसे वापस किया। किसको वापस किया, इसको रिटर्न गिफ्ट सेल्यूकस निकेटर को। 500 तो इसने हाथी दे दिए, क्योंकि भारत में हाथी, ये वन संपदा, ये बहुत पशु संपदा बहुत थी। उसके साथ इसने बहुत सारे मेवे दिए, अब मतलब बहुत सारे बड़े बड़े बाग, मतलब फ्रूट के बाग इसको दे दिए, गिफ्ट कर दिए, रिटर्न गिफ्ट कर दिए। अब क्या, अब देखो थोड़ा समझो, फिर उसके बाद आगे करेंगे कि इसका युद्ध हुआ। सेल्यूकस निकेटर ने कहा कि मैं मतलब यूनान का था और चंद्रगुप्त मौर्य से युद्ध करूंगा और उस युद्ध को हरा के मगध पर विजय कर लूंगा। जो मेरा शासक सिकंदर महान नहीं कर सका वो मैं करूंगा। लेकिन जो थे अपने चाणक्य, उनकी जो गुप्तचर व्यवस्था थी वो बहुत बड़ी थी। उन्होंने को पता चल गया कि यूनान का जो शासक है, नया शासक सेल्यूकस निकेटर है,
वो कहाँ आना चाह रहा है, भारत आना चाह रहा है, और मगध पर मतलब आक्रमण करके और मगध के हिस्से को अपने में मिलाना चाह रहा है। तो उन्होंने ये बात चंद्रगुप्त मौर्य को बता दी, और मौर्य ने कहा कि वो क्या आएगा, मैं ही यूनान जाता हूँ। तो वहां जाके इसने युद्ध किया और सेल्यूकस निकेटर को हरा दिया। और सेल्यूकस निकेटर ने कहा कि अब मुझे हार तो गई हो, लेकिन अपनी दुश्मनी आगे नहीं रखते, आप संधि कर लो मेरे से। तो उन्होंने कहा कि मैं संधि नहीं करूंगा। तो वो कहते चलो संधि नहीं करोगे, कुछ दिन यूनान में व्यतीत करो, शायद आपके दिमाग में कुछ आ जाए, फिर वापस चले जाना अगर संधि नहीं करनी। तो क्या हुआ कि वो महल में जैसे पहले दिन ही रह रहा है, एक महल में वो रह रहा है, दूसरे महल में हेलेना और सेल्यूकस निकेटर, हेलेना जो है सेल्यूकस निकेटर की पुत्री है। और सुबह वो बाग बगीचे में जाते हैं, इधर से हेलेना उधर से चंद्रगुप्त, दोनों आपस में मिलते हैं। तो जो इसकी सुंदरता को देख के, जैसे पद्मावती को सुंदरता देखकर रतन सिंह बेहोश हो गया था, वैसे ही ऐसा कुछ हुआ कि ये तो बहुत मतलब पागल हो गया उसकी सुंदरता को देख के, और कहाँ फटाफट अपने महल में वापस गया और अपना दूत किसके पास भेजा, सेल्यूकस निकेटर के पास भेजा कि आओ और मेरे साथ संधि करो। सेल्यूकस निकेटर हैरान भी एकदम, कैसे ये बंदा मान गया। वो चला गया इसके पास, देखता हूँ मतलब कितना मतलब हो रहा है। उसके बाद क्या हुआ कि इसने क्या किया कि मतलब हेलेना कहता कि मैंने संधि तो कर लूँगा, पर 2 शर्तें हैं मेरी। वो कहते कितनी शर्तें हैं तेरी। वो कहते पहली शर्त ये है कि तू अपनी जो पुत्री है हेलेना, उसका विवाह मेरे साथ कर दे, और दूसरी शर्त मेरी ये है कि मुझे काबुल, कंधार, बलूचिस्तान और हेरात दहेज के रूप में दे दे। उसने मान ली शर्तें और उसकी शादी किससे कर दी, हेलेना के साथ कर दी, और बदले में ये काबुल, कंधार, बलूचिस्तान और हेरात उसको दे दिए। और रिटर्न गिफ्ट के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य ने, क्योंकि हिंदू था, रिटर्न गिफ्ट देना जरूरी था, ये अपनी परंपरा में उसने क्या किया, 500 हाथी और बहुत सारे जो फलों के बाग और उसमें से फल, बहुत सारा कुछ उसको दे दिया। उसके बाद क्या हुआ कि जब थोड़ा ये समझ आ गई थोड़ा सा, उसके बाद मैं बताती हूँ आपको। अब क्या हुआ कि चंद्रगुप्त मौर्य जब इस शादी को ना पहली कहते हैं अंतरराष्ट्रीय विवाह भी कहा जाता है। इस शादी को पहला, भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय विवाह, अंतरराष्ट्रीय विवाह। अब देखो अपने जो चंद्रगुप्त मौर्य जी हैं, चंद्रगुप्त मौर्य, इन्हें तो यूनानी नहीं आती, यूनानी भाषा नहीं आती, और जो हेलेना है, हेलेना, उसे हिंदी नहीं आती। अब क्या ये बात कैसे करें। तो क्या हो गया कि सेल्यूकस निकेटर ने अपना राजदूत, भारत का वो भी कहते पहला राजदूत था, वो राजदूत आया, उसने मेगा अपना राजदूत क्या था, उसका राजदूत था मेगास्थनीज, मेगास्थनीज को भारत में भेज दे ट्रांसलेशन करने के लिए कि तो इसकी बात इसको पहुंचा और उसकी बात उसको पहुंचा। तो मेगास्थनीज ने क्या किया कि भारत में आके एक इसने बहुत भारत की यात्रा की, और इसकी बहुत बड़ी एक किताब जो विश्व प्रसिद्ध है, इसकी किताब मेगास्थनीज ने उसे भारत में रचना की। कौन सी इसकी किताब है, इंडिका, जिसमें इंडिका जो इसका ग्रंथ लिखा हुआ है उसमें भारत का भूगोल व इतिहास, भारत का भूगोल व इतिहास लिखा गया है इसका। तो ये थोड़ा चंद्रगुप्त के बारे में। अब कहते हैं कि इस चंद्रगुप्त के काल में क्या हुआ, जब शादी होगी, इनकी खुशी खुशी से जीवन व्यतीत करने लगे, तो 312 ईसा पूर्व एक कहते हैं मगध में मतलब क्या हुआ, चंद्रगुप्त के राज्य में क्या हुआ कि भयंकर क्या हुआ, अकाल पड़ गया। और ये लगभग जो अकाल था ना, ये 12 वर्ष तक पड़ा, 12 वर्ष तक ये लगातार अकाल पड़ा, सूखा आ गया, बहुत मतलब हानि हुई। वापिस धीरे धीरे जाके ये कुछ हुआ, और उसी के अंदर 300 ईसा पूर्व एक और भी घटना इसमें हुई थी, बहुत ऐतिहासिक घटना है। 300 ईसा पूर्व प्रथम जैन संगीति हुई थी, प्रथम, क्योंकि ये जैन धर्म को मानते थे। मैंने आपको पहले ही बताया कि चंद्रगुप्त मौर्य यानी मौर्य वंश के बहुत सारे जो लोग हैं बुद्ध और जैन धर्म को ही मानते थे। प्रथम कहती जैन संगीति, 4 हुई थी जैन संगीति। प्रथम जैन संगीति पाटलिपुत्र में हुई थी,
पाटलिपुत्र में प्रथम जैन संगीति हुई थी। और क्या किया इसने, चंद्रगुप्त ने क्या किया कि अपने जो सौराष्ट्र है, अपना सौराष्ट्र है चंद्रगुप्त का सौराष्ट्र, उसमें गवर्नर नियुक्त कर दिया। किसे, पुष्यमित्र को उसने, पुष्यगुप्त वैश्य को, पुष्यगुप्त को उसने अपने गवर्नर नियुक्त कर दिया, गवर्नर नियुक्त कर दिया। और कहते हैं कि उसमें कहते उसी के राष्ट्र में क्या हुआ कि एक कहते सुदर्शन झील का भी निर्माण हुआ था इसी के काल में। इस झील का सुदर्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट से फैक्टर, सुदर्शन झील जो क्या कहते सिंचाई के लिए, किसानों की जो भूमि थी सिंचाई के लिए इस झील का निर्माण भी किया गया। अब ये बहुत और भी कुछ होंगे शायद इसके पॉइंट्स, लेकिन इतना अपने जो सिलेबस के अकॉर्डिंग इतना ही है कि जब इसकी शादी हो गई, हेलेना आई, तो हेलेना के साथ सेल्यूकस निकेटर ने प्रथम राजदूत भारत में भेजा। मैगसनीज प्रथम राजदूत है, यूनानी प्रथम राजदूत, विदेशी राजदूत प्रथम, इसे भी विदेशी राजदूत भी कहते हैं, प्रथम विदेशी, इससे पहले कभी कोई राजदूत आया नहीं था, प्रथम विदेशी राजदूत जो इनका मीडिएटर था, क्योंकि हेलेना को हिंदी नहीं आती थी, चंद्रगुप्त को यूनानी भाषा नहीं आती, इनका मीडिएटर था। और ये मैगसनीज है, और मैगसनीज ने भारत की बहुत यात्रा की, और भारत की यात्रा के वृत्तांत में उसे ग्रंथ लिखा, इंडिका, जो विश्व प्रसिद्ध ग्रंथ है इंडिका, जिसमें भारत का भूगोल और इतिहास इसमें चर्चा होती है। उसके बाद कहते हैं कि 312 ईसा में मतलब भयानक अकाल पड़ गया मगध में, और लगभग ये अकाल का उम्र थी 12 वर्ष। फिर 300 ईसा पूर्व प्रथम जैन संगीति भी कहते पाटलिपुत्र में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रथम जैन संगीति कहाँ हुई थी, प्रथम जैन संगीति पाटलिपुत्र में हुई थी। और इसने अपने सौराष्ट्र का जो गवर्नर है वो पुष्यगुप्त को नियुक्त कर दिया। किसने नियुक्त कर दिया, चंद्रगुप्त मौर्य ने। और उसके काल में कहते सुदर्शन झील का भी विकास हुआ था, और जो सुदर्शन झील है ये सिंचाई हेतु काम आती थी। तो स्टूडेंट्स अपने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ा। धन्यवाद स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अपने कल करेंगे।